नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो फिर बेल आइकन को दबा दीजिए। आज फिर से मैं महाराष्ट्र की तरह लौटता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने महाराष्ट्र के बारे में जब डिस्कस किया था तो बात की थी कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, यानी शिवसेना उबाटा, और जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जो कि राज ठाकरे उनके कजन की पार्टी है, उनमें मर्जर की बातचीत चल रही थी। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने कहा है कि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं निकाला मिला, और उससे बात कोई आगे बढ़ी नहीं। केवल ये मीडिया की गॉसिप बन के ही रह गई। ऐसा ही कुछ चल रहा है। दोनों जो पार्टियां हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि जो मुख्य नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की, और जो शरद पवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके बीच में भी कुछ गुफ्तगू चल रही है, बातचीत होने की। अ, इसमें एक नई खबर ये आई है कि जो सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल है, जो अजीत पवार वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वो इस मर्जर को नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इसके इंटरेस्टेड में नहीं है। उनका मेन कारण ये है कि अगर ये मर्जर हो गया तो फिर सेंट्रल लीडरशिप में कौन आगे रहेगा, इस पर विचार, मतलब थोड़ा डिफरेंसेस होंगे, और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई डिफरेंसेस हो और वो कंटिन्यू करे। और अगर इन दोनों का मेल मिलाप हो जाता है तो फिर जो प्रफुल्ल पटेल की सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियल पोजीशन है उस पर आ जाएगा, क्योंकि उस समय फिर शरद पवार चाहेंगे कि सुप्रिया सूले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण पद मिले। टोटल इस पूरी कवायद के पीछे ही शरद पवार का ये मकसद है कि वो सुप्रिया सूले को सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं एक अच्छा मिनिस्ट्रियल पद देकर उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। उधर जयंत पाटिल, जो कि शरद एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके रोल पर भी फिर डाउट है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को। और उनका कहना है कि ये वो क्या अध्यक्ष ही बने रहेंगे, या फिर उनको कोई मिनिस्ट्रियल सेंटर में या स्टेट में कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट दी जाएगी। उधर भूतपूर्व गृह मंत्री जो लंबे समय तक जेल में रह के आए थे, अनिल अनिल देशमुख, 100 करोड़ डेली के कलेक्शन के मामले में, उनका कहना है कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल अभी तक कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, प्रस्ताव नहीं आया है कि यह मर्जर किया जाए। ये केवल मीडिया की घोषिप है, या मीडिया का अनुमान है कि दोनों पार्टियां आपस में मिलने की कोशिश कर रही है। उधर रिसेंटली शरद पवार ने भी अपनी एक मीटिंग, एक वक्तव्य में या एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया था कि हाँ, पार्टी में भी मर्जर के विरुद्ध और मर्जर के पक्ष में दोनों में ही दो बटी हुई है, और इस तरह से निर्णय लेना कोई अभी आसान नहीं है। उधर सुप्रिया सूले, और उन्होंने कहा कि यंगर लीडर्स डिसाइड करेंगे कि ये मर्जर किया जाए कि नहीं किया जाए। सीधा सीधा उनका इशारा सुप्रिया सूले की तरफ ही था, जो उनकी बेटी है, और वो चाहते हैं कि जो भी मर्जर हो वो उसके अनुसार, उसकी शर्तों पर और उसके इच्छाओं के अनुसार हो। तो कहीं ना कहीं ये बात टलती हुई दिखाई दे रही है कि ये मर्जर हो पाएगा कि भी नहीं हो पाएगा। उधर बीजेपी भी और शरद पवार और अजीत पवार के ग्रुप के बीच में भी कुछ एमएलए उनकी गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने रिसेंटली जो अमित शाह के महाराष्ट्र का दौरा हुआ था, उन्होंने उनकी शिकायत की थी। तो बीजेपी में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेवल है इसमें, और बीजेपी में शरद अजीत पवार गुट के कारण डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट इस वजह से भी है कि आगामी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे उसमें कई ऐसी कई ऐसे परिषदें हैं, कई ऐसे मंडल हैं जिन पर पहले कभी शरद पवार की पार्टी का कंट्रोल हुआ करता था, और उसके बाद शायद पिछले चुनाव में, जो कि शायद करीब करीब मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं, 10 या 8 साल हो गए हैं, क्योंकि हो गए हैं, तो उन पर बीजेपी ने कंट्रोल लगाई थी। इनमें से पुणे, सांगली, पिंपरी चिंदवाड़, परभनी, जालना और बीड जैसे इलाके हैं जहाँ पर अजीत पवार का गुट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो थोड़ा मजबूत दिख रहा है। तो ये भी बीजेपी के लिए भी एक डिस्कम्फर्ट का कारण है। तो कुल मिला के कोई भी इस मर्जर के बारे में न तो आशान्वित है, और न और आशंकित, दोनों ही है। आशान्वित भी हैं और आशान्वित नहीं है, और आशंकित भी हैं। तो ये मर्जर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अ, मुझे लगता है कि 2029 तक इस तरह की कहानियां चलती रहेंगी कि शरद पवार एनडीए में मिल रहे हैं, या शरद पवार अजीत पवार के गुट में मिल रहे हैं।
हालांकि अभी इस समय देखा जाए तो विधानसभा में अजीत पवार की स्थिति मजबूत है और लोकसभा में शरद पवार की स्थिति मजबूत है, तो बीजेपी के लिए भी एक तरह से एक डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी या तो शरद पवार अजीत पवार को डिच कर दे, या फिर और शरद पवार को अपना ले, तो उसमें उसको उसका फायदा ये होगा कि उसको उसकी विधानसभा में तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अपने अगर अजीत पवार गुट को अलग करते हैं तो वो अपने मन सदस्यों को ज्यादा मंत्रिमंडल में ले सकेगा, क्योंकि उस समय विधानसभा में कमजोर है एसपी की स्थिति, शरद पवार गुट की स्थिति, और उनके शायद 18-20 ही सदस्य हैं, तो उनको 2-3 मिनिस्ट्रियल पद से ही संतुष्ट कर दिया जाएगा, जबकि अभी शायद 8 या 9 मिनिस्ट्रियल पद अजीत पवार के गुट के पास है। तो उससे उनके बहुमत पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इसका जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है उन पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि शरद पवार अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। अ, तो ये संभावनाएं हैं। और उधर संजय राउत जो कि हमेशा की तरह बड़बोले रहते हैं, बड़बोले तो क्या रहते हैं एक्चुअली, जो अ, विवादित बयान, विवादित भी मैं नहीं कहूंगा, कि जो मनोरंजक बयान वो देते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अजीत पवार है वो प्रशंसा तो शरद पवार की करते हैं, लेकिन वो मोदी जी की बड़ी दुकान से छोटी सी अपना एक छोली झोली टाइप दुकान, जिनको गुमटी कहते हैं, बड़ी दुकान के बाहर एक गुमटी लगा के बैठने में ही खुश हैं। तो इस तरह के वो मनोरंजक बयान देते हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जब मर्जर की बात हुई थी तो शरद पवार को उन्होंने सलाह दी थी कि गद्दारों को जैसे हम बिल्कुल घास नहीं डाल रहे हैं, आप भी घास मत डालो। तो संजय राउत के बयान भी इंटरेस्टिंग होते हैं, हालांकि उनका कोई प्रभाव या यानी असर हो ऐसा नहीं होता है। उधर एक और डेवलपमेंट में शरद देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार की काफी प्रशंसा की और उनके नेतृत्व क्षमता और उनके विजन आदि आदि की प्रशंसा की। तो उससे भी लगता है कि शायद बीजेपी अपनी स्टैंड शरद पवार गुट के पीछे सॉफन कर रही है, और हो सकता है कि वो अ, अजीत पवार गुट को तलाक दे दे और शरद पवार को अपने को मिला ले, क्योंकि बीजेपी इससे देवेंद्र फडणवीस पे लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ा दबाव कम हो जाएगा। और केंद्र में जो 9 सदस्य हैं एनसीपी के, उससे केंद्र सरकार को थोड़ी मजबूती मिलेगी लोकसभा में। तो क्या होगा ये तो पता नहीं। राजनीति में जैसा कि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जब एयरपोर्ट पे जाते थे तो उनके पास 2 बोर्डिंग पास हुआ करते थे, एक शायद दिल्ली का, दूसरा शायद कैलकाटा का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और अंत तक किसी को पता नहीं होता था कि वो दिल्ली जाएंगे कि कलकत्ता जाएंगे। तो फिर आप पर ही मैं छोड़ता हूँ कि इसमें शरद पवार दिल्ली जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे, या कि बीजेपी की तरफ जाएंगे, या फिर अपने भतीजे अजीत पवार की पार्टी के साथ मर्जर करेंगे। तो इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा।